जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और दिल छलनी बेकाबू सांसें घायल नजरें चाक जिगर, दिल छलनी बेकाबू सांसें घायल नजरें चाक जिगर, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे। ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में एक ऐसा इंसान है जो पोएम भी अच्छा लिखते हैं, जिन पे लोग अपना हक भी जमा लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अच्छे राइटर भी हैं, वो फिल्मों के लिए भी राइटिंग करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं और लोगों को अपने पोएम से हंसाते भी हैं। तो इस बीच मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो अपने ऑफिस की टेंशन में बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि हाय हमें रोज़ ऑफिस जाना है, तो उनकी पोइट्री भी मैं सुनाऊँगी ताकि वो टेंशन जो है वो कम हो जाए। तो मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती, ये कोई और नहीं, ये है प्रबुद्ध सौरभ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई है सुनकर मतलब मन बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना कुछ हूँ। बहरहाल आपका बहुत आभार इसके लिए। नहीं सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके नाम का मतलब ही जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। पहले तो धन्यवाद इसके लिए। और प्रबुद्ध सौरभ, प्रबुद्ध कहते हैं जिसकी चेतना जागृत अवस्था में हो, उसको प्रबुद्ध कहते हैं, प्रखर बुद्धि, प्रबुद्ध उसको कहते हैं। हालांकि मैं हूँ नहीं, मतलब मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है, नाम की बात हो रही है बस। सौरभ का मतलब होता है सुगंध। तो इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, प्रबुद्ध और सौरभ का, नाम शब्द के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ दो नामों की परंपरा रही है। 80 के दशक में काफ़ी ऐसे हुए हैं लोग जिनके दो नाम रखे गए हैं। शेखर सुमन हैं, श्रीकांत प्रत्युष हैं आपके मीडिया में। तो ऐसे ऐसे डबल नाम की एक लंबी परंपरा रही है, तो उसी लौट के हम भी हैं, इसलिए ये नाम है। जी, आपको यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूँगी। आपने बोला है कि मैंने इतना कुछ किया नहीं, आपने बहुत कुछ किया है। 17+ आप ईयर्स से एक्सपीरियंस है आपका और आप इतना अच्छा लिखते हैं। आपकी पोइट्री जो है वो बड़े बड़े लोग भी अपने सोशल साइट में ले लेते हैं, तो आपने बहुत कुछ किया है। तो इसी बात पे मेरे को एक किस्सा याद आया कि आपकी पोइट्री को किसी बड़े इंसान ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था, लेकिन आपका नाम नहीं था। ये कैसा, कौन सा किस्सा था ये? बिल्कुल, ये किस्सा थोड़ा पॉपुलर हो गया, लोग जानते हैं अब इसको। मेरी एक रचना थी, वो रचना मैंने हिंदी दिवस पर लिखी थी। और मैंने ये लिखा कि जैसे इंग्लिश में एक शब्द होता है लेग, तो एक शब्द है लेग, लेग का मतलब लेग। और अगर उसको हिंदी में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक शब्द नहीं, हमारे पास कई शब्द हैं और वो शब्द डिपेंड करते हैं उसकी उपयोगिता पर। जैसे गधे की हो तो दुलत्ती, बाप की हो तो लात, प्रभु के हो तो पाद। तो ऐसे करके मैंने बढ़ा दो तो कदम, अड़ा दो तो टांग, तो इस तरह करके कई नाम होते हैं उसके। ऐसे मैंने एक पोस्ट लगाया था, ये मैंने 2017 में अपने सोशल मीडिया पे लगाया था। और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि वो कितना वायरल हो गया। और 2019 में अमिताभ बच्चन जी, जो देश के सबसे बड़े महानायक हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया, फेसबुक पर भी किया और ट्विटर पर भी किया, जो अब एक्स है। तो जब उन्होंने शेयर किया तो मुझे खुशी बहुत हुई कि सदी का महानायक जिसने इतनी दुनिया देखी है, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ जिनकी फ़ैन है, वो उनको मेरी पोइट्री पसंद आई, मेरा लिखा हुआ पसंद आया। लेकिन अफसोस ये था कि उसमें नाम नहीं था नीचे। हो सकता है कि उन तक पहुँचने के क्रम में, रास्ते में जहाँ से पहुँचा हो, उस माध्यम में कहीं पर वो नाम मिट गया हो, मिटा दिया गया हो। उसके बाद मुझे मतलब खुशी भी हुई। मैं कई लोगों ने लिखा भी उसके नीचे कि ये उनकी है, प्रभु जी की, लेकिन उन तक बात पहुंची नहीं होगी। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत लिखा और फिर छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि सोनी लिव, जो सोनी टीवी का OTT है, उस पर मैंने देखा कि एक सीरियल है पुष्पा इम्पॉसिबल। उसमें एक कैरेक्टर, जो मुख्य कैरेक्टर है, जो मुख्य किरदार हैं, वो उसको मतलब एग्जैक्टली जो ये फ्लो है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम बोल रही हैं। तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि ऐसे कैसे, मुझे किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे लगा कि ये तो
अब ज़्यादा है, क्योंकि वो एक कंटेंट है। कोई भी क्रिएटिव आदमी जब कुछ लिखता है तो वो उसका अधिकार बनता है। तो मैंने कुछ लोगों से बात की इंडस्ट्री में, तो मुझे कहा गया कि मेल करिए आप सोनी टीवी को। मैंने सोनी टीवी को मेल किया तो सोनी की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। सोनी ने निश्चित रूप से उसको फॉरवर्ड किया होगा, जिस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था हेड्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको फॉरवर्ड किया ये मेल। तो हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑल इन ऑल हैं, जो हेड हैं, बहुत सीनियर पर्सन है जेडी मजीठिया जी, हर कोई जानता है जेडी के नाम से, काफ़ी पॉपुलर हैं वो। खिचड़ी वगैरह उन्होंने बनाई और सारा भाई वर्सेस सारा भाई का तो लंबा इतिहास है, उन्होंने बहुत चीज़ें बनाई है। तो खुद उनका फ़ोन आया उधर से, उन्होंने कहा कि अरे प्रबोध ऐसे आपका मेल आया है हम तक और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि आप अपने अधिकार के लिए इतने जागृत हैं, और मुझे अच्छा ये भी लगा कि आपने कहीं भी इसमें कोर्ट अदालत और पैसे इन सब का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। आपने सिंपली कहा है कि मुझे क्रेडिट, आप मेरा नाम लिख दीजिए उसमें कहीं जहाँ आपने इस्तेमाल किया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद बात करूँगा, वरना लीगल टीम होती है हमारे पास। तो फिर उन्होंने मुंबई, मैं जाना आना करता था उस समय, मुंबई शिफ्ट नहीं हुआ था, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मुंबई आइए तो मिलिए। फिर मैं मिला तो उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा आप इतनी अच्छी बातचीत कर रहे हो, आप इतना अच्छा लिख रहे हो, वो भी कंटेंट आया तो हमारे राइटर को जिसको भी अच्छा लगा, इसका मतलब है कि अच्छा है, तो आप लिखो ना हमारे सीरियल के लिए। तो कुछ एडिशनल डायलॉग्स मैंने लिखने शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार आप हमारे साथ एसोसिएटेड हो तो आप एक रोल करो। मैंने कहा अरे मैं एक्टर थोड़ी हूँ, तो मेरे पास ट्रेनिंग है। उन्होंने कहा कि वो सब हो जाएगा, वो आप शायरी तो कर सकते हो ना। मैंने कहा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपको शायर का रोल देते हैं और आपके नाम से ही करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने मेरे नाम से मुझे एक कैरेक्टर दिया, वो मैं कर रहा हूँ। वागले की दुनिया सीरियल का नाम है, उसमें मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जो गेस्ट अपीयरेंस है। तो ये कहानी है उसकी। तो इसमें देखिए वही एक ही चीज़ होती है, घटना एक ही है, उसमें कई खुशियों की चीज़ें हैं, कई दुख की चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। अब सब अच्छा हो गया। अच्छा, आप इंडस्ट्री में आप पोएट्री लिखते हैं, आप राइटिंग करते हैं फिल्मों के लिए और शायरी भी लिखते हैं। 17 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका आपका, बुक आपकी अभी क्यों आ रही है? एक तो आपने 17 साल से ज़्यादा समय कह के जो मेरी वरिष्ठता का परिचय पब्लिकली कर दिया है, कोई बात नहीं। हाँ मैं तो हाँ बस कोई उम्र पूछता है तो मैं कहता हूँ 2 बार 16 हो गए, उसके बाद 8-10 और निकल गए होंगे, मुझे पता नहीं है। मैं ऐसे कहता हूँ। एक किताब का क्या है कि मेरी किताब अब आ रही है, पोइट्री का पहला कलेक्शन है और उसका नाम पहली बार मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, उसका नाम है इलाका जुगनू का। मेरा एक शेर है कि सूरज तेरी धूप की जद से कुछ बाहर, सूरज तेरी धूप की जद से कुछ बाहर, एक इलाका जुगनू का भी होता है। तो उसमें से लिया गया इलाका जुगनू का, और वो किताब जल्द आ रही है। किताब देर से इसलिए आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखता, मैं बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन मैं तभी लिखता हूँ जब वो आ रहा हो अपने आप, जब सब्सटेंशियल आ रहा हो। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं गज़लें जब कहता हूँ तो ऐसे शेर ज़बरदस्ती के ना लिखूँ कि मुझे पूरा करना है, लंबा करना है। जहाँ मुझे 2 शेर होते हैं ना कभी कभी, तो मैं उतने पे ही छोड़ देता हूँ, जबकि 5, 7, 10 शेर होते हैं गज़ल में आमतौर पर, लेकिन मैं 2 पे ही छोड़ देता हूँ। अगर मुझे बहुत अच्छा नहीं आ रहा तो मैं बहुत धीमा लिखता हूँ। कभी कोई 3-3 महीने में एक गज़ल होती है, 3-3 महीने में एक कविता होती है, कभी एक दिन में 2 कविता भी होती है। तो मैं धीमा लिखता हूँ और मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें करूँ, जो करूँ उसको अच्छा करूँ। जी बिल्कुल, हड़बड़ी में हर काम खराब ही होता है। जी। अच्छा, मैंने अपने इंट्रो में बोला था कि अक्सर हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो थोड़े पजल हो जाते हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी राखी आने वाली है तो उसमें भी छुट्टी नहीं मिलेगी, तो हम मतलब गुस्सा करते हैं, बॉस पे करते हैं, अपने आप पे करते हैं, किस्मत पे करते हैं। तो उस पे कोई पोएट्री बनाई है आपने? पहले तो आप ये बताइए कि आप संदेश देना चाह रही हैं इस माध्यम से? संदेश तो नहीं देना चाह रही, मेरे बॉस अच्छे हैं, दे देते हैं छुट्टी। बट ये है कि कई लोग जो है त्योहार के टाइम पे थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार छुट्टी मांगने जाएंगे, अब बॉस क्या बोलेंगे, मतलब थोड़ा डर भी रहता है और मांगना भी होता है छुट्टी। उस पर कोई पोएट्री अगर थोड़ा सा हास्यास्पद में अगर आप सुना दे तो? देखिए पोएट्री तो उसमें मतलब इस बात पर तो पोएट्री क्या सुनानी, लेकिन इसमें असल में क्या है कि हर चीज़ में रस लेना सीखिए, हर चीज़ में आनंद लेना सीखिए। जैसे कि अब आदमी कहता है कि पारिवारिक जीवन है, उसमें कलह है, क्लेश है, जो होता ही है, तो हर चीज़ में आनंद निकलता है, तो आनंद निकालना सीखिए। मैं आपको सुनाता हूँ कि एक गज़ल है मेरी, उसका नाम है घर बचाओ गज़ल, है ना। जैसे छुट्टी ना मिले, है ना, ये पुरुषों के लिए बेसिकली, जब छुट्टी ना मिले, मान लेते हैं कभी किसी त्यौहार पर या किसी भी बात पर ऐसा हो कि सामने से आज अल्टीमेटम मिल गया है कि आज जो है खाना बाहर खाना पड़ेगा, आज आपको एंट्री नहीं मिलेगी घर में। तो जितने मेरे पुरुष मित्र, मेरे भाई हैं, उनके लिए मैंने एक गज़ल लिखी है। उसको हमारे एक मित्र है विनीत शुक्ला इंदौर के, वो कहते हैं वो घर बचाओ गज़ल। तो वो गज़ल सुना देने के बाद ना सब सेट हो जाता है। वो गज़ल यूँ है कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने,
एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, और दिल छलनी बेकाबू सांसें घायल नजरें चाक जिगर, दिल छलनी बेकाबू सांसें घायल नजरें चाक जिगर, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। अब इतनी तारीफ आप कर दो किसी को तो बस घर में फिर आप रोटी भी मिलती है और खीर भी मिलती है। इसे तनाव नहीं, हर चीज़ में आनंद ढूंढिए। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने, आनंद ढूंढना चाहिए। सर, आप ने सीरियल भी कर लिया और अब OTT प्लेटफॉर्म जो है बहुत हाइक पे चल रहा है, तो इस में हम उम्मीद कर सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी आप कुछ अच्छा सा लिखेंगे कि हम देख पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी क्रम में हैं बनने के। असल में क्या होता है कि मुंबई या इंडस्ट्री जो है ना, वो चाहे टेलीविज़न इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, या आप जो OTT इंडस्ट्री है, इन सब के में क्या है कि आप थोड़ा समय लगता है चीज़ों को बाहर आने में, क्योंकि बहुत प्रक्रिया है। पहले कॉन्सेप्ट बनता है, फिर वो कॉन्सेप्ट किसी को दिखाया जाता है, फिर कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई चैनल उसको ओके करता है कि हाँ, अगर चैनल ओके करता है कि हम दिखाएंगे, प्रोडक्शन हाउस उसको बनाने की शुरुआत करता है। उसके लिए पूरी टीम इकट्ठी होती है, राइटर्स इकट्ठे होते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इकट्ठे होते हैं, असिस्टेंट्स इकट्ठे होते हैं, वो सब इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको लिखा जाता है। फिर लिखने के बाद रिवीजन होता है लिखने में, उसका ये सब बनने में समय लगता है। कई चीज़ें हैं मेरी जो इस प्रक्रिया के अलग अलग जगह पर हैं। जैसे एक हम लोग अभी जो टेलीविज़न के लिए कर रहे हैं, वो है प्रोजेक्ट द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद। पहली बार स्वामी विवेकानंद पर लगभग 250 से 300 एपिसोड का सीरियल बन रहा है। इतना बृहद काम आज तक हुआ नहीं है इंडिया में। मुझे लगता है कि हम गलत कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जो हैं, अगर आप भारत को कहते हैं कि विश्व गुरु है और एक चेहरा आपको चाहिए तो दैट शुड बी स्वामी विवेकानंद जी। तो उन पर आज तक कोई सब्सटेंशियल काम हो नहीं पाया था, तो ये उधार था हमारे ऊपर, हम राइटर्स के ऊपर, हम क्रिएटर्स के ऊपर जो हम लोग बनाते हैं। तो एक हम लोग बहुत विस्तृत बना रहे हैं, उसमें रामकृष्ण परमहंस जी की पूरी जीवनी है, विवेकानंद जी की भी है, 250-300 एपिसोड का बनेगा, वो मैं लिख रहा हूँ। स्क्रीन प्ले, डायलॉग, गाने भी हैं उसमें, बहुत सारे गाने भी हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, तो वो भी मैं लिख रहा हूँ। और वो मेरा अंदाज़ा है कि सितंबर-अक्टूबर तक ऑन एयर आ जाएगा। उसके 20 एपिसोड शूट हो चुके हैं, तैयार हो चुका है। तो एक तो वो प्रोजेक्ट है। दूसरा OTT के लिए एक अभी बड़ी घटना हुई थी, देश में रियल घटना हुई थी, मैं घटना बता नहीं सकता, ये बहुत सी चीज़ें हैं चूँकि कॉन्फिडेंशियलिटी का वो रहता है। विदेश में बहुत बड़ी घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, जिस पर काफ़ी हलचल मची थी पूरे देश में। तो उस पर हम एक कहानी कर रहे हैं, बेस्ड ऑन ट्रू एक्सीडेंट करके हम लोग शुरू कर रहे हैं उसको। तो वो भी बहुत जल्दी सामने आएगा। उसकी भी राइटिंग प्रोसेस उसका हो चुका है, अब कास्टिंग चल रही है उसकी, तो वो उस प्रोसेस में है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। ये भी एक हास्य जो ये है OTT के लिए सीरीज़, वेब सीरीज़ कहिए, 20 एपिसोड का लंबा हास्य सीरीज़ है, वो आ रहा है। वो अभी हम लोग लिख रहे हैं, हमारी राइटिंग चल रही है 3-4 लोगों की टीम। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक करके आप समझें कि अगले 3-4 महीने में आना शुरू हो जाएंगे सामने, और फिर अगले साल 2 साल 3 साल तक का काफ़ी काम हम कर रहे हैं अभी। सर, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में मैं आपसे चाहूँगी कोई ऐसी पोएट्री सुनाइए जिसको सुन के हम खो जाएं। खो जाएं, देखिए, खोने का तो क्या है कि मतलब वो उन्होंने कहा ना कि उसमें जो जितना डूबता है उतना वही पार उतरता है, जो डूबता है वही पार। तो पोइट्री एक्चुअली दुनिया ही ऐसी है, और कई रंग होते हैं पोइट्री के। तो मैं आमतौर पर गज़लें कहता हूँ, और गज़लों में भी जैसे क्या होता है कि कई तरह की गज़लें भी होती है। तो मेरे से जैसे रोमांटिक कभी नहीं लिखा जाता, मेरे से होता ही नहीं। मतलब मैं कॉलेज के टाइम में मेरे से लिखवाया मेरे दोस्तों ने, कई दोस्तों ने लिखवाया, उनका काम भी बन गया, सेटल्ड हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया, लेकिन मुझसे खुद से नहीं लिखी जाती कभी रोमांटिक पोइट्री। तो लेकिन मैं थोड़े से जो चीज़ें लिखता हूँ, थोड़ा सा आप समझें कि सोशल भी होता है उसमें, और थोड़ा सा फिलोसफिकल भी होता है। तो जैसे मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ कि रोकर के कोई याद भुलाई नहीं जाती, रोकर के कोई याद भुलाई नहीं जाती, अफसोस कि हंसकर भी दबाई नहीं जाती। रोकर के कोई याद भुलाई नहीं जाती, अफसोस कि हंसकर भी दबाई नहीं जाती। और अब क्या नए सिरे से लगाएं किसी से दिल, अब क्या नए सिरे से लगाएं किसी से दिल, स्याही कभी स्याही से मिटाई नहीं जाती, स्याही कभी स्याही से मिटाई नहीं जाती। और शेर सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा कि ये सोच कर कि नींद में झकझोर दूं कैसे, ये सोच कर के नींद में झकझोर दूं कैसे, मुझसे मेरी बिटिया भी जगाई नहीं जाती, मुझसे मेरी बिटिया भी जगाई नहीं जाती। और
हालांकि ये मुमकिन है, आखिरी शेर है कि हालांकि ये मुमकिन है कि खुद से ही लगी हो, हालांकि ये देश के कई हालात आपको याद आ जाएंगे इससे, हालांकि ये मुमकिन है कि खुद से ही लगी हो, ऐसा भी नहीं आग लगाई नहीं जाती। वाह सर वाह, सही में जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा सुनाइए कि मैं खो जाऊं, सही में खोने वाली चीज़ें और मतलब सोचने वाली चीज़ें, बहुत प्यारा लिखा आपने। सर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो अपकमिंग है। आपने प्रीवियस जो आपका सफ़र रहा है उसमें भी आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, गाने लिखे हैं, उसमें सोनू निगम भी है और कुमार विश्वास के साथ भी आपने काम किया है। वो जो वो सफ़र था, वो पल था, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक तो क्या होता है, मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि आप जानते होंगे पारस पत्थर होता है जिस पर लोहा सटता है तो वो सोना बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं लोहे का गोला हूँ और ईश्वर ने मुझे ऐसे रास्ते पर छोड़ा है कि मैं कई पारस पत्थरों से टकराता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो जिस पारस पत्थर से टकराता हूँ वो मुझे और अच्छा सोना बना देता है। तो ईश्वर की बहुत कृपा है कि बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया और बहुत बड़े विषयों पर काम किया। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए सौभाग्य में आई। सबसे पहले कुमार विश्वास सर के साथ जुड़ा मैं और उनके साथ लगभग 16 साल मैंने काम किया एज ए मैनेजर, एज एन असिस्टेंट राइटर। तो काफ़ी सारे, जैसे कुमार सर के जो टीवी सीरियल्स थे, कई सारे हमने आज तक पर एक सीरियल किया था, एक हमने एबीपी न्यूज़ पर किया था, वो सब स्क्रिप्टिंग मैंने की थी। तो एक तो पहले ये बात कि कुमार सर से रोज़ सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। आप भी जानते हैं, कुमार सर का वीडियो आप चला लो तो आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उस आदमी के निकट रहना 16 साल तक, रोज़ कुछ ना कुछ सीखना बहुत बड़ी बात थी। फिर उनका भरोसा कि हाँ ये लिख लेगा, वहीं से मुझे लिखने का कॉन्फिडेंस आया कि मैं लिख सकता हूँ। पहला प्रोजेक्ट जब आया तो उन्होंने सबके सामने कह दिया मीटिंग में, हाँ प्रबुद्ध लिख लेगा। बाद में मैंने कहा मैं लिखूंगा कैसे, उन्होंने कहा हो जाएगा। फिर उन्होंने काफ़ी बताया कैसे लिखा जाता है। तो वहाँ से लिखने का सफ़र शुरू हुआ। फिर आगे चलकर सोनू निगम सर के लिए गाना लिखा। एक्चुअली एक कविता लिखी हुई थी जो मैंने उनको भेजी थी, उनको एक प्रोजेक्ट के लिए करना था, तो उनको बहुत पसंद आया वो इमोशनल। वो बिहार में जो बाढ़ आती है हमारे यहाँ, उस पर एक गीत था, तो सोनू निगम जी ने उसको किया। फिर एक गाना और भक्ति सॉन्ग भी किया सोनू सर के साथ और उनकी बड़ी कृपा रही। अभी विशाल ददलानी जी ने एक प्रोजेक्ट दिया था और मुझे, हालांकि मैं वो पूरा नहीं कर पाया जो वो चाहते थे, मैं पहुंच नहीं पाया जहाँ तक वो चाहते थे। इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मौका दिया, उन्होंने कहा कि, और बड़ी फिल्म के लिए गाना था वो, और उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है और ये है, इस पर लिखना है। और एक गाना लिखा, उन्होंने कहा कि गाना बन चुका है पहले, लेकिन हम चाहते हैं रीराइट हो, उससे बेहतर अगर आप लिख दोगे तो हो जाएगा। बट मैं उनके एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाया। मैंने 4-5 वर्जन दिया उनको, उन्होंने इनकरेज भी खूब किया, लेकिन वहाँ तक पहुंच नहीं पाया। कोई बात नहीं, होता है, तो 100 चीज़ें नहीं होंगी, 100 चीज़ें होंगी। तो ऐसे मतलब मनोज मुंतशिर सर के साथ बहुत काम किया, उनके शो में मैं उनके साथ गया, तो काफ़ी चीज़, कैलाश खेर सर का शो ओपन किया। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने से आप मतलब अपने आप बढ़ते चले जाते हो। दूसरा पक्ष जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ तो काम किया ही, बड़े बड़े चीज़ों पर, बड़ी बड़ी बातों पर काम किया। ये संयोग ऐसा रहा कि पिछले 2 सालों में मैंने रामचंद्र जी के, उनके व्यक्तित्व के चीज़ों पर, उनके जीवन पर, उनके सीख पर जो उनसे मिलती है, उस पर 3 प्रोजेक्ट्स किए प्रोफेशनल, और 2 प्रोजेक्ट मैंने भगवद गीता पर किए। तो ये मतलब इतनी खुशी की बात है कि मैं इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, इतने बड़ी चीज़ें हैं, इतनी गहरी चीज़ें हैं, उन पर काम कर रहा हूँ और 100 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप अपने आप एनरिच होते चले जाते हो और वो बहुत पॉजिटिव रखता है आपको। जी बिल्कुल लगेगा, जब हम नया कुछ रोज़ सीखते हैं तो अपने आप को हम ग्रूम करते हैं और पॉजिटिविटी हमारे अंदर ही आती है। जी सर, आज के टाइम पे हम जो फिल्मों में गाना सुनते हैं वो मेरे ख्याल से मैं भी भूल जाती हूँ 1-2 महीने बाद, लेकिन जो पुराने ज़माने के गाने थे वो अभी मेरे से गवा लीजिए, मैं अभी गा लूँगी। ऐसा मतलब क्या आपको क्या लग रहा है, कमी कहाँ आ रही है? देखिए, कमी तो कहीं नहीं है। कमी ऐसा नहीं है कि आपकी कमी है कि आपको याद नहीं हो रहे गाने। ये समय ऐसा आ गया और समय का परिवर्तन होता है। ये कहते हैं कि चक्र होता है, कोई चक्र बहुत लंबा चलता है काफ़ी समय तक। तो इसमें हुआ क्या कि पहले जो है, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा इसका फैक्टर है लिरिकल वैल्यू। क्योंकि पहले जो लिरिकल वैल्यू था गानों में, एक तो गाने ज़्यादा होते थे, सिचुएशन के हिसाब से होते थे, गाने अटैच होते थे फिल्म की कहानी से, तो आपको इसलिए भी याद रहते थे। आपने उस फिल्म देखा, आपको इमोशन जुड़े हुए, सेंटीमेंट जुड़े हुए। अब जो गाने प्लेस होते हैं वो या तो पार्टी सॉन्ग होते हैं अधिकतर, है ना, या जिस तरह की प्लेसमेंट होती है उसके हिसाब से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है, आपको याद कम रहता है, क्योंकि वो कहानी इमोशन से नहीं जुड़ा हो। जो चीज़ इमोशन से नहीं जुड़ेगी वो सिर्फ इंटरटेनमेंट की वैल्यू से बन रहे हैं गाने। और जहाँ तक लिरिक्स की बात है,
कितने अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट हैं बॉलीवुड में। अभी भी आप देखिए कि जब मौका मिला है लिरिसिस्ट को कि आप खुलकर लिखिए, अगर अब मैं इंडस्ट्री में रह के ऐसी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ ये सब बातें कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर खुला हाथ देते हैं तो लिरिसिस्ट ने क्या अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, कि कितने सुंदर सुंदर गाने अब भी लिख रहे हैं, लिख ही रहे हैं। लेकिन कई बार होता है, मैं देखता हूँ ये ट्रेंड अजीब सा कि अब म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अब उन्होंने कोई धुन बनाई हुई है और वो खुद ही उस पर वर्ड सेट करके और वो रिलीज़ हो जाता है, वो गाना बन जाता है। जो डमी कई बार वो बनाते हैं अपने धुन के हिसाब से, वही गाना बन जाता है। तो एक्चुअली उसकी वैल्यू देखिए, अब जिसका जो काम है ना उसके पास होना चाहिए। तो म्यूज़िक डायरेक्टर ठीक है, वो करते हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उसको एक लिरिसिस्ट लिखेगा और म्यूज़िक डायरेक्टर खुद लिखेंगे तो इसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जो लिखने वाला होता है उसने ज़िंदगी भर सिंथेसिस किया हुआ होता है। ऐसा नहीं है, देखिएगा कि आप समझती हैं कि शब्दों का जो शब्द जोड़ना सबसे आसान काम है और कविता लिखना सबसे कठिन काम है। शब्द जोड़ने को कविता नहीं कहते हैं। तो आप ज़बरदस्ती मतलब बैठा देंगे शब्द, वो अलग बात है कि उस धुन में आपने बैठा दिया, लेकिन उसमें भाव नहीं आएगा। वो सिंथेसिस होता है। जैसे एक कवि या शायर जो होता है ना, मैं मुझसे नए लड़के पूछते हैं कि सर क्या पढ़ना चाहिए लिखने के लिए, तो वो मैं पूछता हूँ क्या पढ़ते हो, तो बोलते हैं कि हमने राहत साहब को पढ़ा है, निदा फाजली पढ़े हैं, हमने दिनकर पढ़े हैं, निराला पढ़े हैं, महादेवी जी को पढ़ा है। मैंने कहा नहीं, पोइट्री सिर्फ पोइट्री मत पढ़ो। अगर सिर्फ पोइट्री पढ़ के पोइट्री करोगे तो वो इन्फ्लुएंस्ड होगी हमेशा। बाकी चीज़ें पढ़ो, तुम ये पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, तुम इतिहास पढ़ो, तुम युद्ध का इतिहास पढ़ो, हर चीज़ आपकी पोइट्री में घुस के आती है। तो एक राइटर जो होता है, प्रॉपर राइटर, प्रॉपर लिरिसिस्ट, वो ये सब पढ़ के आता है, तो सब चीज़ें उसके बैक ऑफ द माइंड रहती हैं, तो वो एक चीज़ निचोड़ के लिखता है। म्यूज़िक डायरेक्टर सिर्फ शब्द जोड़ सकते हैं उसमें, बट एवरी म्यूज़िक डायरेक्टर कैन नॉट मेक इट अप टू दैट लेवल। वो ऐसा नहीं बना सकते कि आप एकदम, क्योंकि जिसका जो काम है वही, जिसका बैटिंग काम है बैटिंग, हो सकता है कि बॉलर आके 4 छक्के मार दे, बट वो काम नहीं है उसका। तो इसलिए वो थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, गानों को और वैल्यू मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसीलिए आज के टाइम पे हम देखते हैं जो पुराने 90s के गाने या पुराने गाने वो रिमिक्स होके चलते हैं, तो वो भी चल जाते हैं। बिल्कुल, वो जो रिपीट हो गया वो ज़्यादा याद रह रहे हैं, वो ज़्यादा याद रहते हैं लोगों को, वो ज़्यादा चल रहे हैं। सर, लिखने के लिए आपने बोला कि लोगों को सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन एक फीलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फीलिंग के साथ लिखते हैं तो वो दिल तक पहुँचती है चीज़ें। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोग, जैसे कि हास्य, आप लोग बोल रहे हैं कि हास्य एक आप शो बना रहे हैं कॉमेडी वाला, तो उसमें किस टाइप के आप लोग लिखावट कर रहे हैं? मैं थोड़ा पूरा रिवील नहीं कराना चाहूँगी आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं कि उसमें भी वल्गरिटी ज़्यादा दिखती है आजकल टीवी में, तो वो चीज़ फिर फैमिली के साथ बैठ के हम नहीं देख पाते वो चीज़। बिल्कुल, वल्गरिटी, और ये यहाँ तक कि गाली गलौज वाला भी जो पोर्शन, इस पर कई बार बात होती है, कई बार चर्चा हुई, कई बार वो कहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको किसी को हंसाने के लिए, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए, किसी को उद्वेलित करने के लिए गाली गलौज का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ये आपके लेखकीय कौशल की कमी है। ये वहाँ आप लाख कह दें कि ये उसकी डिमांड है सीन की, मतलब मैं इसको नहीं मान सकता। क्योंकि देखिए, क्रिकेट से आप परिचित होंगी, कई एग्रेसिव प्लेयर हैं जो एग्रेसिव दिखते हैं। सौरव गांगुली बहुत एग्रेसिव दिखते थे मैदान पर, राहुल द्रविड़ कभी एग्रेसिव नहीं दिखे, बहुत शांत थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल द्रविड़ में एग्रेशन नहीं है, उनमें भी एग्रेशन है, लेकिन उन्होंने उसको दबा के रखा है। तो ये काम होता है ना। तो आपका वो मतलब उसका रूप जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का रूप हो कि बिल्कुल मतलब फूट रहा है, दिख रहा है और हम दिखा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो कर, ऐसा रूप में नहीं आना चाहिए। वो उसका रूप आंखों से हो जाता है। आपने मतलब इतना समय देखा है, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि शक्ति फिल्म की जब वो शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने जो मुड़ के दिखा दिलीप साहब को, और दिलीप साहब जो गुस्से से उनकी ओर देख रहे थे, तो अमिताभ जी शॉट नहीं दे पाए काफ़ी देर तक। उसका रीटेक हुआ, काफ़ी रीटेक खराब हो गए, उसके बाद वो शॉट दे पाए, वो जो आंखें देख के डर गए थे उनकी। तो आंखों से इतनी बातें कही जा सकती है कि आपको गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हास्य में, सहज हास्य, आप कवि सम्मेलन देखिए, कोई अच्छा कवि सम्मेलन देखिए जिसमें अच्छे कवि हों, हास्य कवि हों, क्या सुंदर लगता है, बिना किसी फुहड़ता के, बिना किसी अश्लीलता के, क्या सुंदरता से वो। तो हास्य व्यंग जो भी है बहुत आसानी से निकल सकता है, लेकिन अगर आप उसके लिए गाली गलौज, बदतमीजी, फुहड़ता, अश्लीलता का सहारा ले रहे हैं, तो ये आपके लेखक की धैर्य, उसकी कमी, कौशल की कमी है। और इसलिए अभी हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है उसने 3-4 लोगों से लिखवाया और फिर उनकी टीम बनाई, ऐसे लोग चुने जो इस तरह का लिख सकते हैं। और सौभाग्य कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। 3 लोग हैं हम लोग जो मिलकर लिख रहे हैं। तो उसमें हमने ये हमेशा स्टैंडर्ड रखा है कि डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, और फैमिली शो, कम्प्लीटली फैमिली शो। जी बिल्कुल। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बताए, अपने फिल्मों के लिए लिख रहे हैं, सीरियल्स भी कर रहे हैं, तो फिल्मों में आप एक्ट भी करेंगे? अब एक्ट
ये मुझे कुछ पता नहीं है इसका। जैसे अब मुझे सच में मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टिंग थोड़ी सी भी कर सकता हूँ, और मुझे पता नहीं कि मैंने कैसा किया है, लेकिन जिस तरह के रिएक्शन आए, कई दोस्तों के जो जिनसे 20 साल से बात नहीं हुई थी उनके फ़ोन आए कि अरे प्रभु यार वो मेरी बिटिया है, वो तुम्हारा वो देखती है, वो तुमसे बात करना चाहती है, उसने देखा हो उस पर कैरेक्टर। तो जब कैरेक्टर के माध्यम से इतना प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कि स्क्रीन पर आने से मतलब इतनी मोहब्बत मिलती है, तो निश्चित रूप से अगर आएगा कुछ तो करूँगा। सर मैंने भी देखा, क्योंकि बागले की दुनिया हम 9 बजे लगा के देखते ही हैं तो हमने भी देखा, हमें पता है। सर जाते जाते आपसे एक शायरी अच्छी सी कोई सुनना चाहेंगे जिसमें फिर से मैं डूब जाऊं और जो मेरे कलीग्स हैं काम से जो थोड़ा सा उठ चुके हैं वो भी डूब जाए इनको सुन के। देखिए दो चीज़ें सुनाता हूँ मैं जो इस समय देश के लिए ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो मैं एक आपको हिंदुस्तान की तस्वीर बनाकर दिखाता हूँ, वो है कि आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। अभी देखिए दोनों उल्टी चीज़ें हैं। आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, और मैं इसकी अगली लाइन जो बता रहा हूँ वो ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, मैं लगभग 17-18 देश घूमा हूँ, वो भारत छोड़कर कहीं नहीं है वो चीज़। आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, हो जाएं कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। नमक पर किसी देश में जान नहीं दी जाती, हमारे यहाँ दी जाती है। आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, हो जाएं कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। हम 100 बार गिरे हैं, गिर कर वापस झूम के उठे हैं, कदम ज़मीं पर नज़र फलक पर हिंदुस्तान यही तो है। तो एक तो इस बात को हमेशा, जज्बा को जहाँ भी दुनिया में जाइए इसको ज़रूर मन में रखिए। और जो भी काम करते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि देश की सेवा किसी एक मोड से होती है कि हम बॉर्डर पर जो सैनिक जा रहे हैं वो अपने प्राण देने के लिए वहाँ खड़े हैं, तैयार हैं सीना तान कर, उनका अपना काम है। आप अगर ठीक से काम कर रहे हैं अपने काम को पूरी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या आप अपना काम कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो, आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, तो आप भी उतने ही बड़े देशभक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए देशभक्ति का कोई ऐसा नहीं है कोई एक पैरामीटर है, आप अपने अपने जगह पर रह के कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हिंदुस्तान को लेकर चलिए और ये समझिए कि मैं जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। और दूसरा मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ वो 4 लाइनें काफ़ी वायरल हुई, वो मनोज मुंतशिर सर ने उस पर इंडियन आइडल के सेट पर पढ़ा था, तो वहाँ से बहुत वायरल हुआ था। और एक्चुअली जब मैंने उस शेर के पढ़ने के बाद वहाँ जो तमाम लोग थे उस पैनल पर, विशाल ददलानी जी थे, हिमेश रेशमिया थे और वो बाबा रामदेव थे उसमें स्पेशल गेस्ट, नेहा कक्कड़ थी। तो जैसे ही मनोज जी ने पढ़ा वो सब खड़े हो गए अपनी जगह पर और क्या तालियां बजी, जितने कंटेस्टेंट थे सबके किसी आंख में आंसू थे। तो मुझे लगा कि ऐसा रिएक्शन अगर मिल रहा है मेरी लाइनों पर तो मुझे लगता है कि मुझे मुंबई अप्रोच करना चाहिए। दैट वाज द टाइम। उसके बाद मैंने मुंबई में शिफ्ट हुआ और वहाँ सबसे मिलना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर प्रभावित हो सकते हैं इस तरह से। तो वो 4 लाइनें हैं कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल माने। बहुत ही खूबसूरत था सर। और श्रेष्ठ भारत से आपने इतनी सारी बातें शेयर की और श्रेष्ठ भारत को आपने टाइम दिया, क्योंकि आप बहुत बिजी शेड्यूल है और टाइम लेना पड़ा। सहयोग ये भी हो गया कि मैं यहाँ पर था। वही भगवान रास्ते बनाता है तो हम जुड़ते चले जाते हैं, वही आपकी बात ही मैं बोलूँगी। और हमसे बात करने के लिए और इतने सारे स्पेशल मोमेंट्स जो है और इतने अच्छे शायरी जो आपने शेयर किए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से श्रेष्ठ भारत नाम ही श्रेष्ठ भारत है, आप लोग भारत को श्रेष्ठ बनाने के प्रक्रिया में हैं, ये अच्छी बात है। तो हम सब वही कर रहे हैं, हम सब एक साथ हैं। तो इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते रहिए और लोगों से बात करते रहिए, इंसाइट्स लेते रहिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि किसकी किस बात से, किस वीडियो को देखकर कौन किसको मोटिवेशन मिल जाए, कौन अपने जीवन में बड़ा कर जाए, कौन हारा हुआ आदमी दोबारा जीत जाए, कौन पॉइंट पर खड़ा आदमी वापस जीवित हो जाए। तो इसलिए वे फैलाते रहिए रोशनी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रबुद्ध सौरभ जी, और इन्होंने इतनी सारी अच्छी बातें की कि मुझे तो ये इंटरव्यू ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सर के पास टाइम की कमी है और हम चाहते हैं कि जितनी चीज़ें सर ने आपको बोली है और हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये सब लोग उस चीज़ को फॉलो करें। अगर आप शायरी करना चाहते हैं या पोएट्री करना चाहते हैं, उसके लिए सर ने जो चीज़ें बताई वो भी करें, और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसको तो हम ज़रूर देखेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप देखते रहे श्रेष्ठ भारत। मैं हूं गार्गी, मेरे साथ है संजीव कुमार।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।